हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आज हम लोग एकदम डीपली इसको समझेंगे, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हम लोग को बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो परमाणु की संरचना में एकदम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये परमाणु है, और परमाणु का जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ नाभिक में पाए जाते हैं, सेंटर में, केंद्र में पाए जाते हैं। तो जो परमाणु का केंद्र होता है वहां कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमारे क्या पास क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्यों देख रहे हैं सर, क्योंकि जो परमाणु होता है, परमाणु के पास तीन टाइप के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, केंद्र में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा कण परमाणु का, वो ऐसे गोलाकार पथ में, ऐसे गोलाकार क्या होता है, पथ होता है, रास्ता होता है, उसमें जो अपना तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, ये घूमते रहता है ऐसे गोल गोल। समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र वाले भाग को नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक। और जो नाभिक के चारों तरफ गोलाकार जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोश। क्या बोलते हैं, कोश। ऐसे ही बहुत सारे कोश होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कोश हो। यहां पर भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे करके क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो इन गोलाकार जो रास्ता रास्ता होता है, पथ होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोश। इतनी बात तो समझ गए हम लोग। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए हम लोग को कुछ कुछ बातें जरूरी है जानना, ताकि हम लोग उसको जड़ से समझ पाए। तो अब देखिए, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो आपको यहां समझना जरूरी है। अब क्या होता है कि कोश में कुछ उपकोष पाए जाते हैं। जैसे ये कोश हो गया, इस कोश में क्या पाए जाएंगे, उपकोष पाए जाएंगे। हाँ, कोश में क्या होते हैं, कोश के पास क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। जैसे ये इनका कोश है, कोश में क्या पाए जाएंगे, उपकोष पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपकोष के बारे में समझ लेते हैं। उपकोष जो होता है वो चार होते हैं हमारे पास। एक होता है एस उपकोष, जो देखिए हमारे पास कितने होते हैं, एस उपकोष होता है। दूसरा पी उपकोष होता है, तीसरा डी उपकोष होता है, और चौथा एफ उपकोष होता है। तो ये चार उपकोष होते हैं हमारे पास, एस, पी, डी और लास्ट वाला एफ। अब देखिए, ये कोष हुआ, और कोष के पास क्या पाए जाते हैं, उपकोष। इस कोष के अंदर ही क्या रहते हैं, उपकोष रहते हैं। इतना समझ गए। उपकोष कितने होते हैं, एस, पी, डी, एफ, चार प्रकार के होते हैं। अब समझिए लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर उपकोष के पास क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक। एस उपकोष के पास एक क्या होता है, कक्षक। कक्षक को अभी हम लोग छात्रों की सुविधा के लिए, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एक बॉक्स के जैसा बना दिया जाता है। ठीक है। तो जो एस उपकोष होता है उसके पास एक कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक। जो पी उपकोष होता है उसके पास तीन कक्षक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीख पाइएगा, भले ऊपर ऊपर से सीख जाइएगा, वो बात अलग है। तो पी जो उपकोष होता है उसके पास कितने कक्षक पाए जाते हैं, तीन कक्षक। और कक्षक को हम लोग छात्रों की सुविधा के लिए कैसे बना दिया जाता है, एक बॉक्स के जैसा। एक बॉक्स, दो बॉक्स,
3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स में एक बॉक्स एक कक्षक, तो 3 बॉक्स 3 कक्षक, 1 2 3 3 कक्षक। जो डी उपकोष होता है उसके पास 5 कक्षक पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। और जो एफ उपकोष होता है उसका मैं यहां लिख दे रहा हूं, एफ उपकोष के पास टोटल 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट वाला क्या हो गया 7। तो एस के पास कितने कक्षक होते हैं, 1। पी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 3। डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 5। और एफ उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, टोटल 7। अब इसमें हम लोग को मेन चीज क्या है समझना, कि जो एक कक्षक है, हाँ ठीक, इतना हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे इसको समझना। देखिए क्या होगा। अब मैं जो आगे डायग्राम बनाने वाला हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। कैसे, समझिए। अब मैं ऐसे हमारे न्यूक्लियस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, नाभिक को। अब ये हो गया अपना पहला कोष, ठीक है। अब जो पहला कोष होता है उसके पास क्या होते हैं, एक ही उपकोष पाया जाता है। जो पहला कोष है इसके पास एक उपकोष पाया जाता है, कौन सा, केवल एस उपकोष। और एस उपकोष जो होता है, एस उपकोष, और एस उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, एक। ये आपको याद रखना है, एस उपकोष पाया जाता है और एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एक, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया अपना, ये दूसरा कोष हो गया, ठीक है। ये पहला कोष और ये क्या हो गया अपना दूसरा कोष। दूसरे कोष में कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं, पहला एस उपकोष पाया जाता है और दूसरा पी उपकोष पाया जाता है। तो जो फर्स्ट कोष होता है, पहला कोष, उसमें केवल एक ही उपकोष पाया जाएगा जो कि क्या है अपना एस। और जो दूसरा उपकोष होता है उसमें दो उपकोष पाए जाते हैं, एक एस उपकोष और दूसरा पी उपकोष पाया जाता है। तो हम लोग इसको कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे। ये हो गया अपना एस उपकोष और ये जो दूसरा हो गया ये अपना हो गया पी उपकोष, ठीक है। दो कोष, तो पहले कोष में एस उपकोष पाया जाता है और जो दूसरा कोष होता है उसमें एस और पी दो टाइप के उपकोष पाए जाते हैं। तीसरा उपकोष देख लेते हैं हम लोग, उपकोष बोल रहा हूं कोष। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला कोष होता है उसमें एस उपकोष पाया जाता है, ओनली, केवल। और जो दूसरा कोष होता है उसमें एस और पी दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। एस उपकोष के पास केवल एक ही कक्षक होता है और जो पी उपकोष होते हैं उसके पास कितने कक्षक होते हैं, 3। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, 3 बना दिया है। जो तीसरा वाला जो अपना कोष होगा उसके पास एक एक उपकोष क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो तीसरा हम लोगों ने क्या बना दिया, ये कोष, ये हो गया अपना तीसरा कोष। तो इसमें क्या होंगे, एक उपकोष पाया जाएगा एस, दूसरा उपकोष पाया जाएगा पी और तीसरा उपकोष जो पाया जाएगा वो क्या होगा, डी उपकोष होगा। इसमें एफ उपकोष नहीं पाया जाएगा। ये हो गया अपना डी उपकोष। और डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। एक पहला उपकोष में केवल एस। गौर करिएगा एक बात को कि जो जैसे ही कोषों की संख्या बढ़ रही है उसमें एक एक उपकोष बढ़ते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। पहला कोष में केवल एस उपकोष था, दूसरे वाले कोष में एस
एस उपकोष तो था ही, एक ऐड हो गया नया, कौन सा, पी उपकोष। तीसरे कोष में गए तो एस और पी तो पहले से था, तीसरा एक नया उपकोष ऐड हो गया, डी। ऐसे ही जो चौथा अपना कोष होगा, ये अपना हो गया चौथा कोष। चौथा कोष में कौन कौन से उपकोष पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा अपने पास एस उपकोष, दूसरा कौन सा पाया जाएगा, पी उपकोष। एस और पी तो ऑलरेडी था पहले से भी। तीसरा क्या था, डी उपकोष, डी उपकोष भी यहाँ लिख लीजिए। और डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, इतना लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट इसमें जो नया उपकोष ऐड हो जाएगा वो कौन सा है, एफ उपकोष। और एफ उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 7। एफ उपकोष जो होता है उसके पास कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। एक कक्षक, 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6 और एक बना देते हैं हम लोग 7। इसी कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। इन कक्षक को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टम समझ लिया कि एटम के, परमाणु के अंदर कोष, उपकोष और कक्षक किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें आप लोग को खास बात क्या है जो समझना है, जैसे यहाँ पहला जो मेन चीज है जो आप लोग को यहाँ बहुत गौर से समझना है कि पहला कोष में केवल एक ही एस उपकोष पाया जाएगा। और ये आपको पहले से याद होना चाहिए कि एस उपकोष के पास एक कक्षक होते हैं, पी उपकोष के पास 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष के पास 5 कक्षक होते हैं और एफ उपकोष के पास 7 कक्षक होते हैं। और कक्षक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एक बॉक्स से। एक बॉक्स मतलब एक कक्षक, 3 बॉक्स मतलब 3 कक्षक, 5 बॉक्स बना दिए मतलब 5 कक्षक, 7 बॉक्स डब्बा डब्बा बना दिए मतलब 7 कक्षक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मेन चीज, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। कितना भराया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 से ज्यादा आप भर नहीं सकते एक कक्षक में। तो इस तरीके से जो S में आप कितना, 2 S उपकोष जो होगा, S उपकोष में आप, मैं यहां लिख दे रहा हूं S उपकोष, S उपकोष में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब बात हो रही है P उपकोष की। P उपकोष में आप लोग बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग। तो जो P उपकोष है, आप इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जा सकता है। तो P उपकोष में टोटल 2 4 6, हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना D उपकोष। तो D उपकोष में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कैसे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में 2, इस कक्षक में 2, इस कक्षक में 2, इस कक्षक में 2 और ये वाले कक्षक में 2। तो गिनिएगा 2 4 6 8 10, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भराया जा सकता है यहाँ डी उपकोष में, 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग अधिकतम भर सकते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, एफ उपकोष। एफ उपकोष में हम लोग कितना भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अधिकतम। तो एफ उपकोष में हम लोग यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2, इस कक्षक में 2, इस कक्षक में 2, इस कक्षक में 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2 4 6 8 10 12 14, तो एफ उपकोष में हम लोग अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरीके से एस में हम लोग देख लिया, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं,
पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और आपको इसके साथ ये भी आइडिया हो गया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, लेकिन कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने चित्र में। तो जो एस कक्षक है, यहाँ क्या एस उपकोष है। एस उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं? एक। ठीक है, यहाँ पास भी एस उपकोष है, पी उपकोष है। अब देखिएगा, जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एस ऑर्बिटल जो है, एस जो कक्षक है, ऑर्बिटल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कक्षक बोलते हैं। एस कक्षक में मैं आपसे कह रहा हूं, एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा है। अब देखिए सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आएगा। सामने वाला सबसे पहले उसके मन में दुविधा उत्पन्न होगा कि कौन सा एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की बात कह रहे हैं सर आप? इस वाले एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की बात कह रहे हैं, या इस वाले एस कक्षक में, या इस वाले एस कक्षक में, या इस वाले एस कक्षक में? पहला प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में भरा जा रहा है। अब आप लोग बोलिएगा सर पी को आप एक बार उपकोष बोलते हैं, फिर पी को क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। तो यहां से एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। पी उपकोष है ये, और पी उपकोष में कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं, 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे? पी कक्षक। इसको भी क्या कहेंगे? पी कक्षक। और इसको भी क्या कहेंगे? पी कक्षक। और तीनों पी कक्षक को एक साथ, तीनों पी कक्षक को एक साथ क्या बोला जाता है? पी उपकोष बोला जाता है। बहुत लोग इस बात को गौर नहीं करते हैं। ये क्या हो गया अपना पी कक्षक, ये भी पी कक्षक, ये भी पी कक्षक। तो एक को इनको पी कक्षक कहेंगे। लेकिन अगर बात इसकी हो तो इसको क्या बोला जाएगा? डी कक्षक। एक थे को, दूसरे को भी क्या बोला जाएगा? डी कक्षक। तीसरे को भी डी कक्षक, चौथे को भी डी कक्षक, और पांचवे को भी क्या बोला जाएगा? डी कक्षक ही बोला जाएगा। और पांचों डी कक्षक को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? डी उपकोष। वैसे ही तीनों पी कक्षक को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? पी उपकोष बोलेंगे। ऐसे ही एक को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ? एफ कक्षक। ये भी क्या है? एफ कक्षक। ये भी एफ कक्षक, ये भी एफ कक्षक, ये भी एफ कक्षक, ये भी एफ कक्षक, ये भी एफ कक्षक होगा। और सातों एफ कक्षक को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? एफ उपकोष बोलेंगे। वैसे ही एक को क्या बोला जाएगा? एस कक्षक, और इसी को क्या बोलेंगे? एस उपकोष। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन कहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जा रहा है, कहाँ भरा जा रहा है? पी कक्षक में। उपकोष बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में भरा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षक में भराया जाता है। ये देखिए कक्षक में भरा हुआ है। और इन सभी कक्षक को एक साथ, तीनों पी कक्षक को एक साथ क्या बोलेंगे? पी उपकोष। पांचों डी कक्षक को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? डी उपकोष। और सातों एफ कक्षक को एक साथ क्या बोलेंगे? एफ उपकोष। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था, मैं जो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जा रहा है, सॉरी फिर पी उपकोष उपकोष बार बार निकलता है, पी कक्षक में भरा जा रहा है। तो सामने वाले के मन में तुरंत ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर आप किस पी कक्षक की बारे में बात कर रहे हैं? ये वाले पी कक्षक में की बात कर रहे हैं, या इस वाले पी कक्षक की बात कर रहे हैं, या इस वाले पी कक्षक की बात कर रहे हैं? ऐसे ही मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में भरा जा रहा है, तो कौन सा डी कक्षक? ये वाले डी कक्षक की बात कर रहे हैं या इस वाले डी कक्षक की बात कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चुना है। क्या? देखिए पहला सेल है अपना, क्या है अपना?
फर्स्ट सेल बोल रहा हूं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोष। तो जो पहला कोष होगा और पहले कोष में जो उपकोष पाया जा रहा है उसको 1s नाम देंगे। ये 1 क्या रहता है यहाँ, 1 बताता है ये कोष की संख्या, मतलब पहले कोष में है कौन सा उपकोष, s उपकोष। ऐसे ही जो दूसरा उपकोष है, सॉरी जो दूसरा कोष है, ये वाला जो दूसरा कोष है, दूसरे कोष में कौन कौन सा उपकोष पाया जा रहा है, s और p। तो इसको हम लोग दूसरा उपकोष है, तो जितने भी दूसरे कोष में जितने भी उपकोष पाए जाएंगे उसमें 2 लगा देंगे, ये 2s 2p। 2 क्या बताता है, कोषों की संख्या। ये जो उपकोष के आगे जो नंबर लिखा रहता है ये क्या बताता है, एक्चुअली में हम लोग को कोषों की संख्या। कभी भी 2s बोलेंगे तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि जो s उपकोष है वो दूसरे कोष में है। किस कोष में है, दूसरे कोष में। समझ आया। ऐसे ही जो तीसरा कोष है अपना, ये तीसरा कोष, इसमें 3 नंबर लिख देंगे, 3s 3p, यहाँ 3p लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे इसको, 3d। ऐसे ही जो फोर्थ वाला कोष है अपना, फोर्थ कोष में जितने भी उपकोष पाए जाएंगे वहां 4 लगा देंगे, 4p 4d और यहाँ क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से हम लोग नाम दे देते हैं, उसके आगे नंबर लिख देते हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्ट किस कोष के उपकोष के बारे में बात हो रही है। अब जैसे मैं कहूं कि 3s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा है, तो 3s, तो तुरंत आप समझ जाइएगा तीसरे कोष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तीसरे कोष की। तीसरे कोष के s उपकोष के बारे में बात हो रहा है। तीसरे कोष के s उपकोष, मतलब पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। तीसरा कोष में s उपकोष, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसकी बात हो रही है। अगर कहीं पर लिखा है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कहीं लिखा है 4p, मतलब कौन से p उपकोष के बारे में बात हो रहा है, जो चौथे कोष में है। ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये क्या हो जाएगा, चौथा कोष। और चौथा कोष में मतलब इसके p उपकोष के बारे में बात हो रहा है या p कक्षक के बारे में बात हो रहा है। अब मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन है अपना, मान के चलिए 2p में भरा जा रहा है। किस में भरा जा रहा है, 2p में। तो 2 मतलब क्या होता है, कोषों की संख्या, मतलब दूसरा कोष, ये इसके बारे में बात हो रहा है। देखिए दूसरे कोष में है कि नहीं, कौन सा उपकोष, p उपकोष। दूसरे कोष के p उपकोष के बारे में बात हो रहा है, दूसरे कोष के p उपकोष, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी जो हम लोग आगे सोच रहे थे। तो इसी के लिए जो उपकोष होते हैं s p d f, इसके आगे संख्या लिख दिया जाता है ताकि पता चले किस कोष में है वो उपकोष। समझ आ रहा है। जैसे कहीं पर लिखा है 4p, मतलब चौथे कोष में है कौन सा उपकोष, p उपकोष, इसके बारे में बात हो रहा है। अगर यही 4p की जगह हमें 3p लिख दिया जाए, मतलब तीसरे कोष, ये तीसरा कोष है अपना, तीसरे कोष के p उपकोष के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है अपना। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये डाउट भी क्या हो गया, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। अब हम लोग सक्षम हो गए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उदाहरण लेते हैं और उदाहरण ले करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है, पहले तो वर्ड जो है देखिए आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही क्या बना है, इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉन शब्द से ही क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, विन्यास का मतलब बांटना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस, जो इलेक्ट्रॉन है एस वाले कक्षक में भी भरेंगे, कुछ पी वाले में भरेंगे, कुछ डी वाले में भरेंगे, कुछ एफ वाले में भरेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। कोई एस में बटेगा, कोई पी में बटेगा, कोई डी में बटेगा, कोई एफ कक्षक में बटेंगे। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को बांटना। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम है ऑफ-बाउ सिद्धांत। ऑफ-बाउ सिद्धांत ने एक N+L नियम भी दिया था। N+L नियम की सहायता से एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट आया है जिसकी सहायता से हम लोग तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो कौन सा आया है देखिएगा। सबसे पहले ऑफ-बाउ सिद्धांत आया और ऑफ-बाउ सिद्धांत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं N+L नियम से। तो N+L नियम को हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उसको छोड़ भी देंगे तो अपना काम चल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कौन सा सिद्धांत आया था, ऑफ-बाउ सिद्धांत। ऑफ-बाउ सिद्धांत के हिसाब से एक पैटर्न आता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पैटर्न को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ, 1s। पहले बताइए जो उपकोष होते हैं वो कितने होते हैं, S, P, D और F। 4 उपकोष होते हैं हमारे पास। S, पहला S होता है, दूसरा P होता है, तीसरा D होता है और चौथा F होता है। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जस्ट ये भी स्ट्रक्चर देखा था। ये नाभिक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष हो गया और ये चौथा कोष हो गया। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि पहले कोष में S उपकोष पाया जाता है और जो दूसरा कोष होता है उसमें S उपकोष और P उपकोष तीनों पाए जाते हैं। S और P तीनों पाए जाते हैं और जो तीसरा होता है उसमें S भी पाया जाता है, P भी पाया जाता है और D भी पाया जाता है, D भी पाया जाता है। ये S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। और जो चौथा होता है उसमें S भी होता है, P भी होता है और इधर अपना D भी होता है। और इसमें F उपकोष भी पाए जाते हैं। F को मैं यहां पर बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 F। तो S, P, D और ये F। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से सीखने वाले हम लोग क्या, और इसमें हम लोग नंबर दिए थे, इसको क्या बोलते थे, 1s 2s 2p, इसको 3s 3p 3d, इसको 4s 4p 4d 4f। मजे की बात क्या है कि देखिएगा कि जो पहला कोष होता है, पहले कोष में हमेशा S उपकोष ही पाया जाता है, केवल एक उपकोष पाया जाता है जो कि कौन सा उपकोष है, S उपकोष। पहले कोष में P उपकोष नहीं पाया जाता, पहले कोष में D उपकोष नहीं पाया जाता, पहले कोष में F उपकोष नहीं पाया जाता। पहले कोष में केवल एक ही उपकोष पाया जाता है जो कि कौन है, S। इसीलिए कभी कोई बोले 1p, तो 1p कभी होगा नहीं। 1 का मतलब क्या होगा, कोषों की संख्या, पहला कोष और p क्या है, उपकोष। तो पहले कोष का p उपकोष,
तो पहले कोष में तो p उपकोष होता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता, तो 1p कभी नहीं होता। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरे कोष में होता है वो s उपकोष पाया जाता है और p, दूसरे कोष में d उपकोष नहीं पाए जाते, इसलिए कभी आपको 2d कोई बोले तो 2d कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 2d कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या हो जाएगा, कोषों की संख्या, और कोषों की संख्या क्या है, दूसरा, तो दूसरा जो कोष है, दूसरा कोष में केवल s और p उपकोष ही पाया जाता है, d उपकोष पाया ही नहीं जाता, तो 2d भी कभी नहीं होगा। 2f बोले तो 2f भी कभी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कोष में f उपकोष भी नहीं पाए जाते। तीसरे उपकोष में s, p और d उपकोष पाए जाते हैं, लेकिन f उपकोष नहीं पाया जाता, तो कोई इसी तरीके से 3f भी बोल दे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे कोष में, 3 क्या बता रहा है, कोषों की संख्या, तीसरे कोष में f उपकोष नहीं पाया जाता, चौथे से स्टार्ट होता है, इसलिए कभी 4f होता है। अब हम लोग इसको बनाना सीखते हैं ऑफ-बाउ सिद्धांत को। देखिए कैसे बनाना है आपको अपने कॉपी में, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या है, चार उपकोष है हमारे पास, S, P, D, F, तो सबसे पहला जो लाइन बनाना है वो S का बनाना है। कैसे बनाइएगा, यहां लिख दीजिएगा 1s, नीचे में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, बस इतना से काम चल जाएगा अपना। ये पहला लाइन हो गया SS का, कुछ नहीं करना है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे लिख देना है। दूसरा लाइन किसका होगा, अपना p उपकोष का, और देखिए p कभी 1p होगा नहीं, कारण आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं, क्योंकि हमेशा जो p उपकोष होता है वो दूसरे कोष में पाया जाता है, तो आपको एक स्पेस छोड़ देना है, 2 वाले लाइन से ही स्टार्ट करना है, 2p, क्योंकि p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, और यहां क्या हो जाएगा 6p। ठीक, पहला लाइन किसका रहेगा, s का, दूसरा लाइन किसका रहेगा, p का, तीसरा लाइन किसका रहेगा, d का, और d कहां से स्टार्ट होता है, 3d से, 3 वाला ये लाइन है, 3d, 4d, 5d, और ये क्या हो जाएगा अपना 6d। तो S का लाइन हो गया पहला लाइन, दूसरा लाइन किसका हो गया अपना P का, और तीसरा लाइन अपना किसका हो गया D का, चौथा लाइन किसका करना है अपने को, F का, और F कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 4F, फोर्थ वाले लाइन से, 5F, और यहाँ 6F। अगर आपको इतना समझ नहीं आता तो डायरेक्टली मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करिए। सबसे पहले S, P, D, F होते हैं, तो क्या कीजिए, S वाला लीजिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और एक स्पेस छोड़ते जाइए, एक जगह आपने छोड़ दिया एक का, 2 वाला लाइन है, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया, तीसरा में भी एक जगह छोड़ दीजिए, यहाँ एक छोड़े थे ना, दूसरा लाइन में एक छोड़े थे, तीसरा लाइन में भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ देंगे, चौथे लाइन में भी, चौथा लाइन भी स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ एक 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 छोड़ते चलेंगे, यहाँ एक छोड़े, यहाँ एक छोड़े, यहाँ एक छोड़ छोड़ के आप ऐसे बना सकते हैं डायरेक्टली, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, यहाँ एक छोड़ दीजिए, 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यहाँ एक जगह छोड़ दीजिए, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3d, 4d, 5d, 6d, फिर यहाँ एक छोड़ दीजिए, ये वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ एक छूट जाएगा, यहाँ से चलेगा। इतना बना लेने के बाद, तो इतना आप सीख गए होंगे बनाना, इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीर का निशान बना देना है डायरेक्ट, सीधा सीधा, ये हो गया, बस ऐसे 2s, ऐसे हो जाएगा अपना, डायरेक्ट तीर बना दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा अपना ऐसे 3p, 4s, बस डायरेक्ट आपको एक एक लाइन ऐसे खींचते जाना है, सीधा सीधा,
और ऐसे ऐसे तीर बना देना। यहाँ चाहे तो 7s भी लिख सकते हैं। बस समझ आ गया होगा आपको कैसे बनाना है। पहले ऐसे लिखना, फिर ऐसे ऐसे सीधा सीधा लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करते जाना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाना है और तीर का निशाने से बनाते चलना है। ये तीर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि किधर से इलेक्ट्रॉन फील होगा। देखिए अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, सबसे पहले समझते हैं उसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा? 1s में। कहाँ फील होगा? 1s में। 1s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2s में। देखिए इस दिशा से आ रहा है, मतलब इस दिशा से भराते हुए स्टार्ट होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2p में, 2p में भरने के बाद 3s में। ऐसे आएगा, ना कि ऐसे जाएगा, क्योंकि तीर की दिशा क्या है? ऐसे। इसी के लिए आपको तीर की दिशा ऐसे बनानी है, क्योंकि ऐसे भरते आएगा। 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। 3s के बाद फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरेगा? 3p में, 4s में। 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भराएगा, 4p में भराएगा, 5s में भराएगा। 5s में भराने के बाद किस में भराएगा? 4d में, 5p में और 6s में। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या लेते हैं? उदाहरण देखते हैं इसका कैसे भरेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो चलिए उदाहरण समझते हैं। तो हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए किसका उदाहरण हम लोग लेते हैं? पहला बोरोन का। किसका लेते हैं? बोरोन। बोरोन बोलते हैं, और बोरोन का संकेत क्या होता है? बी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को बांटना। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके पास है कितने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही आपको नहीं पता है कि आपके पास कितना है, तो आप उसको बांटिएगा कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक आपको याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, और परमाणु क्रमांक आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अब परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनों का क्या रिश्ता है? देखिए, अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक 10 है, उदाहरण के लिए अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 10 होगी। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। समझ आ गया होगा आपको। अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 15 है, कितना है? परमाणु क्रमांक 15, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 15 ही होगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। तो मान लीजिए बोरोन का परमाणु क्रमांक, हाँ अब बताइए बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। तो अगर इसके पास परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अपने 1s में जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 1s। अब देखिए जो s उपकोष होता है उसके पास कितने कक्षक होते हैं? एक। मैंने बताया है वीडियो के फर्स्ट में। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो s उपकोष में कितना भराएगा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर में लिखते हैं ऐसे, s के ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन।
अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, इससे ज्यादा तो भराया नहीं जा सकता। अब 1s के बाद कहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 2s में। तो चलेंगे, क्या लिखेंगे? 2s, और s उपकोष है यहाँ, तो आपको s से मतलब है। s उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं? एक, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। तो 2 भरे इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन भराएगा वो ऊपर में लिखाएगा 2s2। अब आपको ऐसे ही आगे लिखते चलना है, लेकिन आगे हमारे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 1s2 2s2। हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ। अब हमारे पास कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1s में इलेक्ट्रॉन भरा गया, 2s में भरा गया। अब कहाँ भरेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन? 2p में भरेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 2p। और p के पास कितने होते हैं कक्षक? 3 कक्षक होते हैं, और यहाँ हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन भर देना है। बस एक ही भरना है, क्योंकि एक ही तो है, हम लोग के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 और 1 5। तो p में कितना भरा है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। तो ये आपको बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखना है एग्जाम में, परीक्षा में? 1s2, 2s2, 2p1। ये जो नीचे वाला लिखा हूं मैं, ये डब्बा डब्बा आपको नहीं बनाना है। बना भी देंगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, बट मैं आपको इसको डीप समझने के लिए बता दिया। तो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने सीख लिया। इसी तरीके से अब और उदाहरण लेते हैं और सीखते जाते हैं सबका। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम लोग लेते हैं और उसे समझते हैं। दूसरा उदाहरण ले लिया, मान के चलिए मैंने सोडियम, और सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। क्या होता है संकेत? Na। तो सोडियम का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक, ताकि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से कर सकें। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मतलब सोडियम के पास परमाणु नहीं, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। तो इतना पता चल गया कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन अब हम लोग को भरना है। तो कैसे भरेंगे? देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा? 1s में। तो 1s लिख दिए, और s के पास कितने कक्षक होते हैं? एक। एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भराया, 2 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 1s2। 1s में इलेक्ट्रॉन भराने के बाद किस में भराएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में। 2s लिख दिए, और s है यहाँ पास, s के पास कितने कक्षक होते हैं? एक, और एक में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? 2s2। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा? 2p में। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया? 2p। अब देखिए, p उपकोष है, और p उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं? 3। ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3। उसके बाद सबको डबल करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन थे अपने पास? 11। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, 2 यहाँ भरा गया, 2 + 2 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो p में कितना भरा है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ऊपर लिख दीजिए। 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके, टोटल था कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है,
वो कहाँ भर आएगा अपना 3s में। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 3s, और s के पास कितने कक्षक होते हैं, एक। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है हम लोग के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अधिकतम कितना भराएगा, दो, लेकिन दो से कम है तो भी भराएगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कैल्शियम का। नेक्स्ट कैल्शियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, इस तरीके से एक बार आयरन का भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम लोग को कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है, 20। मतलब कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 1s में। हम लोग यहां से करना स्टार्ट करते हैं 1s में। s के पास कितना कक्षक होता है, एक। एक हम लोगों ने बना दिया ऐसे, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, दो। तो 1s2। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भराने के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2s में। 2s देखिए s उपकोष है, और s उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, एक। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराता है, दो। 2s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा, 2p में। 2p लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए p के पास कितने कक्षक होते हैं, तीन। और तीनों में आप इलेक्ट्रॉन भरिए, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल करते हैं, दो दो चार दो छह, छह इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब 2p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3s में। अब देखिए s है, s के पास कितने कक्षक होते हैं, एक। और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, 3s2। भरते जाइए। अभी 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 3p में भराएगा। यहाँ लिख देते हैं नीचे। फिर p है, p के पास कितने कक्षक होते हैं, तीन। एक दो तीन चार पाँच छह, छह भरा गया। अब गिन लेते हैं, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन था हम लोग के पास। दो दो चार, चार छह 10, 10 दो 12, 12 छह 18, 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, दो इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो 3p में भर दिए। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा, 4s में। और s देखिए, s के पास एक कक्षक होता है, यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन बचा है और दो ही भरना है, 4s2। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग किसका कर लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। फिर एक आयरन का देख लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग उदाहरण देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17। मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम लोग, 1s में। 1s, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, दो। फिर 1s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2s में। देखिए s है, s के पास एक कक्षक, दो इलेक्ट्रॉन, 2s2। फिर किसमें भराएगा, 2p में। 2p ले लिया। और p के पास कितने होते हैं, तीन कक्षक, एक दो तीन चार पाँच छह। 2p के बाद किसमें भराएगा, 3s में। s के पास कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद किसमें भराएगा इलेक्ट्रॉन, 3p में। p के पास कितने कक्षक होते हैं, तीन। एक दो तीन, अच्छा पहले गिन लेते हैं टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। दो दो चार, चार और छह 10, 10 दो 12, 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके। टोटल कितना है, 17। पांच इलेक्ट्रॉन भरना है मतलब इसमें। तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच। अब गिन लीजिए, दो चार छह 10,
10 2 12, 12 5 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन भर लिए। तो यही क्लोरीन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, लास्ट हम लोग सीख लेते हैं आयरन का, फिर हम लोग आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना सफिशियंट है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। आयरन में और थोड़ा लंबा जाएगा तो आप लोग को आगे का भी क्लियर हो जाएगा। आयरन, आयरन का संकेत क्या होता है, Fe, और आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। कितना होता है, 26। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फटाफट भरते जाते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम लोग, 1s में। s के पास कितना कक्षक होता है, 1, और एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, 1s2। फिर 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2s में। s के पास कितना कक्षक है, 1, एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2, 2s2। फिर इस किस में भराएगा, 2p में भराएगा। 2p देखिए, p में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। p के पास कितने कक्षक होते हैं, 3, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भराएगा। 2p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भराएगा, 3s में। 3s, s के पास कितने होते हैं, एक कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरना है, 3p में भरना है। 3p, p के पास कितने कक्षक होते हैं, 3, 1 2 3 4 5 6, तो 3p कितना हो जाएगा, 6। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 4s में। s के पास एक कक्षक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 3d में। 3d को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और 3d के पास कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं पहले, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 26। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है यहाँ पर हम लोग को। तो 1 2 3 4 5 और एक कितना हो जाएगा, 6, 3d6। यही हो जाएगा हम लोग का आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परीक्षा में आप लोगों का लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, और इसी के आगे कंटिन्यू करना है क्या, 3s2। यहाँ जगह नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो इस तरीके से आई होप आप लोग को पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।